हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सेशन 9 ऑफ आवर चैप्टर कॉस्ट एंड रेवेन्यू। आज हम लोग सेशन में डिस्कस करेंगे एक्सटर्नल इकोनॉमीज क्या होती है। जो हम लोग बोलते हैं कि जब हम लोग बिजनेस को एक्सपैंड करते हैं तो उससे हम लोग को इकोनॉमिक्स ऑफ स्केल मिलता है। तो लास्ट सेशन में हम लोगों ने डिस्कस किया था कि व्हाट आर द इंटरनल इकोनॉमीज। आज हम लोग समझेंगे कि व्हाट आर द एक्सटर्नल इकोनॉमी। तो चलो लेट्स कंटिन्यू। We have explained above the special advantages which a large firm may secure and which a small firm cannot secure. We shall now explain some of the advantages which all firms, ठीक है, large as well as small, यानी अब हम कुछ ऐसे एडवांटेजेस का डिस्कशन करेंगे जो कि लार्ज फर्म और स्मॉल फर्म दोनों को मिलता है। क्योंकि यहाँ पर हम क्या डिस्कस करने जा रहे हैं, यहाँ हम डिस्कस करने जा रहे हैं एक्सटर्नल इकोनॉमीज, यानी जिसका मेरे बिजनेस के कंडक्ट से कोई लेना देना नहीं है। मे बी सरकार ने कोई ऐसी पॉलिसी लाई है या सरकार ने कुछ ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया है जिससे बड़े और छोटे दोनों ही फर्म को बेनिफिट मिलने वाला है। These are common advantages which arise whenever there are large number of firms in any locality or region. That is localization of industry. और when an industry expands, यानी जब industry expand करती है तो ये benefit जो है कि छोटे बड़े सभी इंडस्ट्री को मिलता है। ऐसा नहीं है कि छोटों को मिलेगा या बड़ों को नहीं मिलेगा, बड़ों को मिलेगा तो छोटों। जैसे एक सिंपल सा एग्जांपल ना, मान लो कि अगर हमारे घर के आसपास के रोड अच्छे होते हैं, प्लेन हो जाते हैं, रोड अच्छा से कंस्ट्रक्ट हो जाता है, तो ऐसा थोड़ी है कि बेनिफिट सिर्फ गाड़ी वालों लोग को मिलता है। जो पैदल चलते हैं उनको भी फायदा है, जो रिक्शा चलाते हैं उनको भी फायदा है, जो साइकिल चलाते हैं उनको भी फायदा है, जो लॉरी चलाते हैं उनको भी फायदा है। यानी छोटे से बड़े सभी व्हीकल चलाने वालों को फायदा मिलता है। तो उसी तरह से जब कोई ऐसा एक्सटर्नल इकोनॉमीज आता है इंडस्ट्री में तो उससे छोटे बड़े सभी प्लेयर्स को फायदा मिलता है। तो वो कौन कौन सा कारण हो सकता है वो हम लोग समझते हैं। तो लेट्स कंटिन्यू। तो सबसे पहला है इकोनॉमीज ऑफ कंसेंट्रेशन। इसका मतलब क्या है? When an industry is concentrated in a particular area or any region, all the member firms enjoy some common benefits. यानी जब कोई एक पर्टिकुलर इंडस्ट्री एक पर्टिकुलर एरिया में बस जाता है, जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम वेस्ट बंगाल का बात करें, हमारे वेस्ट बंगाल का, तो आप देखो कि कोई भी खाने पीने का सामान या होलसेल मार्केट का जब हमारे दिमाग में आता है तो हम क्या बोलते हैं? बड़ा बाजार। यानी बड़ा बाजार एक ऐसा लोकलाइज्ड एरिया हो गया है जहां पर सारे के सारे होलसेलर्स आके इकट्ठा हो गए। ठीक है ना? तो वही बोल रहा है कि यहाँ इंडस्ट्री तो नहीं है बट काइंड ऑफ इंडस्ट्री है ना, अपने आप में एक छोटा सा इंडस्ट्री जैसा ही हो गया कि सारे के सारे होलसेलर्स आके वहीं पर लोकलाइज हो गए। तो क्या होता है, अब किसी को भी अगर कुछ होलसेल में सामान खरीदना है, वो बोलता है कि चलो बड़ा बाजार जाते हैं। अब बड़ा बाजार जाने के बाद उसको छोटा या बड़ा बिजनेसमैन से मतलब नहीं है। बड़ा बाजार जाने के बाद हो सकता है वो छोटे दुकानदार से भी खरीद ले, हो सकता है वो बड़े दुकानदार के पास भी चल जाए। यानी बोलने का मतलब है फायदा सभी को मिलता है क्योंकि वो लोग सब एक जगह इकट्ठे होते हैं। So when an industry is concentrated in a particular area or region, all the member firms enjoy some common benefits. First, skilled labor is available to all the firms. तो पहला बेनिफिट क्या मिलता है कि सारे के सारे फर्म को स्किल लेवल्स मिल जाते हैं। सेकंड, मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशंस आर कंसिडरेबली इम्प्रूव, क्योंकि वहां पर सबको पता है कि वहां पर बहुत बड़ा बिजनेस हो रहा है तो वहां आसपास ट्रांसपोर्ट और कम्युनिकेशन अपने आप डेवलप होने लगता है। थर्ड, बैंक्स, इंश्योरेंस कंपनीज एंड अदर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस सेट अप देयर ऑफिसेज इन द एरिया। तो उस एरिया के आसपास देखो बहुत सारे बैंक्स खुलने लगेंगे, इंश्योरेंस कंपनी अपना कोई ब्रांच खोल देगी और कोई दूसरे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट है वो अपना ब्रांच खोलने लगेंगे। एंड द फर्म्स बिगिन टू गेट चीप एंड टाइमली क्रेडिट। और वहां पर रहने वाले जो फर्म्स है उनको सस्ता ब्याज पे बैंक से रुपया मिलना चालू हो जाए। फाइनली, बाई प्रोडक्ट इंडस्ट्रीज डेवलप एंड विल बेनिफिट ऑल द फर्म्स। और वहां आसपास एक बाई प्रोडक्ट इंडस्ट्री भी डेवलप हो जाएगा और वो क्या करने लगेगा, वो आसपास के सारे फर्म्स को बेनिफिट पहुंचाने लगेगा।
all these advantages arise because of producing units are located in one area. तो ये सारा एडवांटेज अराइज क्यों होता है? क्योंकि सारे के सारे प्रोड्यूसिंग यूनिट्स एक एरिया में इकट्ठा है। यानी हम लोग बोलते हैं ना यूनिटी इज स्ट्रेंथ। देखो यहाँ पर साफ बिजनेस में भी नजर आ रहा है कि यूनिटी इज एक्चुअली स्ट्रेंथ, कि सब कोई एक जगह पर इकट्ठा है, लोकलाइज्ड है, तो सबको कुछ ना कुछ फायदा मिल रहा है। नेक्स्ट आता है इकोनॉमीज ऑफ इंफॉर्मेशन। अब ये इकोनॉमीज ऑफ इंफॉर्मेशन क्या होता है? तो बोल रहा है व्हेन एन इंडस्ट्री गेट्स लोकलाइज्ड ऑल द फर्म्स गेट गुड मार्केट। तो सभी को कुछ ना कुछ अच्छा मार्केट मिल जाता है। दिस इज सो बिकॉज द लोकेलिटी बिकम्स वेल नोन टू द पर्टिकुलर प्रोडक्ट फॉर द पर्टिकुलर प्रोडक्ट। जैसे अभी मैंने बड़ा बाजार का एग्जांपल दिया, तो कोई भी होलसेल प्रोडक्ट खरीदना है तो हम लोग के लिए वो लोकेलिटी एकदम वेल नोन हो गया पर्सन के लिए। ठीक है। द इंडस्ट्री कैन ऑल्सो सेट अप एन इंफॉर्मेशन सेंटर। तो ये पूरी इंडस्ट्री मिलकर क्या करती है? एक इंफॉर्मेशन सेंटर बना लेती है विच में पब्लिश अ जर्नल। और वो इंफॉर्मेशन सेंटर का काम क्या है? वो इंफॉर्मेशन सेंटर का जो काम है, बेसिकली दे एक्ट लाइक अ न्यूज एजेंसी, कि वो इधर उधर से सारा इकट्ठा करती है कि भाई बाजार में और इंटरनेशनल मार्केट में ये सामान का क्या रेट चल रहा है, बढ़ रहा है कि घट रहा है, और इंडियन मार्केट में ओवरऑल क्या चीज का डिमांड बढ़ रहा है, क्या चीज का डिमांड घट रहा है। ये सारा चीज का वो इंफॉर्मेशन कलेक्ट करती है और एक न्यूज़पेपर या जर्नल को छापती है। उसमें सारे बिजनेसमैन को ये इंफॉर्मेशन मिल जाता है और वो अकॉर्डिंगली अपने बिजनेस का स्ट्रेटेजी बना पाते हैं। ठीक है। पास ऑन इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग न्यू इन्वेंशंस, रिगार्डिंग द अवेलेबिलिटी ऑफ रॉ मटेरियल, मॉडर्न मशीन्स, एक्सपोर्ट पोटेंशियलिटीज ऑफ प्रोडक्ट्स ऑफ इंडस्ट्रीज एंड फर्म्स। तो देखो क्या क्या चीज का इंफॉर्मेशन मिल रहा है कि रॉ मटेरियल कहाँ पर अवेलेबल है, कहाँ सस्ता मिल रहा है, कहाँ महंगा मिल रहा है। फिर आगे अब मॉडर्न मशीन्स कौन से होने चाहिए, एक्सपोर्ट कहाँ कर सकते हैं। फिर आ जाता है पोटेंशियलिटीज ऑफ द प्रोडक्ट, की जो प्रोडक्ट हम बेच रहे हैं वो और कितने बेसी दाम में बिक सकता है, उसका डिमांड आगे चल के कितना बढ़ सकता है टू द फर्म्स। ऑल दिस हेल्प इन रेजिंग द प्रोडक्टिव एफिशिएंसी ऑफ द फर्म। और ये सब के मदद से क्या होता है? अल्टीमेटली फर्म का प्रोडक्टिव एफिशिएंसी इंप्रूव होता है। नंबर 3, इकोनॉमीज ऑफ डिसइंटीग्रेशन। When an industry expands in size, जब भी कोई इंडस्ट्री अपने आप में बहुत एक्सपैंड करता है, firms start specializing in different process। तो हर फर्म कोई ना कोई पर्टिकुलर प्रोसेस में या कोई ना कोई पर्टिकुलर प्रोडक्ट में अपने आप को स्पेशलाइज करने लगते हैं। Instead of firm producing different goods or different process, it would be encouraged to specialize in only one commodity or one process। तो क्या होता है? जब कोई पर्टिकुलर फर्म किसी एक प्रोडक्ट में या किसी एक प्रोसेस में अपने आप को पूरा एकदम स्पेशलाइज कर लेता है, तो उसका एडवांटेज क्या होता है कि वो फर्म फिर उस फर्म को कहीं ना कहीं इंडस्ट्री बोलता है कि देखो तुम इसमें बहुत अच्छे हो, तुम अपना पूरा ध्यान इसी प्रोडक्ट पे लगाओ, दूसरा प्रोडक्ट पे माथा मत लगाओ, तुम इसी प्रोडक्ट पे पूरा माथा लगाओ, इसको और अच्छा से डेवलप करो और सस्ता बनाने की कोशिश करो, हम सब ये प्रोडक्ट तुम्ही से खरीद लेंगे। और फिर हम लोग किसी दूसरे प्रोडक्ट में माथा लगाते हैं, तुम हम लोग से वो प्रोडक्ट खरीद लेंगे। तो जैसे हम लोग इंटरनेशनल ट्रेड में देखते हैं कि इंडिया किसी एक चीज में अच्छा है तो इंडिया वो चीज दुनिया को एक्सपोर्ट करता है, कोई चीज चाइना किसी चीज में अच्छा है तो चाइना वो चीज एक्सपोर्ट करता है। तो यहाँ पर लोकलाइज्ड लेवल पे भी इंडस्ट्री जब एक जगह सेटअप हो जाती है तो ये बेनिफिट्स मिलने लगते हैं। For example, in an area where the number of clothes mills are located, it is possible and profitable for some factories to concentrate on gaining separation of cotton lint from cotton seed। मतलब कुछ कुछ फैक्ट्री ऐसे होंगे जिनको बोला भाई तुम खाली गिनिंग का काम करो और कुछ मत करो। गिनिंग का मतलब होता है कॉटन सीड्स में से कॉटन को अलग करना। सम कैन कंसंट्रेट ऑन स्पिनिंग, कुछ लोग खाली क्या करेंगे? स्पिनिंग में महारत हासिल करेंगे। सम ऑन वीविंग, सम ऑन मेकिंग रेडीमेड क्लोथ्स। तो सब अपने आप पे किसी ना किसी प्रोडक्ट में अपने आप को एक्सपर्टाइज कर लेते हैं, उससे भी क्या होता है? फायदा मिलता है, लो कॉस्ट स्ट्रक्चर बनता है, नहीं सस्ता में प्रोडक्ट बन जाता है। फिर इकोनॉमीज ऑफ एंसिलराइजेशन।
When an industry is localized, ancillary industries may develop in and around the locality. तो बोल रहा है जब भी कोई इंडस्ट्री डेवलप करता है तो उसके आसपास एंसिलरी इंडस्ट्रीज भी डेवलप करने लगते हैं। जैसे जहां पर मान लो मारुति का कोई बहुत बड़ा फैक्ट्री आएगा, तो वहां पर मारुति के फैक्ट्री के आसपास क्या होगा, कोई ऐसा फैक्ट्री आ जाएगा जो बोलेगा हम टायर बना देंगे आपको, कोई ऐसा फैक्ट्री आएगा जो बोलेगा हम आपको गियर बना देंगे, कोई दूसरा फैक्ट्री बोलेगा सर आपको सीट बेल्ट बना के दे देंगे, कोई बोलेगा हम आपको बॉडी पार्ट्स बना के दे देंगे। तो क्या आसपास जो है ऑटो एंसिलियरी फैक्ट्रीज बनने चालू हो गए। तो वैसे ही अगर कोई कपड़ा का बहुत बड़ा मिल आता है, कॉटन मिल आता है, तो उसके आसपास कुछ एंसिलरी फैक्ट्रीज बनने चालू हो जाएंगे। तो ये सारा चीज क्या होता है, बेनिफिट्स ऑफ एंसिलराइजेशन बोलते हैं। एंसिलरी इंडस्ट्रीज manufacture inputs such as parts of machinery, nut and bolts, raw material, etc., which are required by the major industries. जो मैंने समझाया. Since ancillary units specialize in the production of specific items, they enjoy internal economy. क्योंकि ancillary units क्या होता है, वो लोग अपने आप में किसी एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट को बनाने में स्पेशलाइज कर लेते हैं, तो वो सामान वो बहुत सस्ते में बना पाते हैं। और क्योंकि वो लोग बहुत सस्ते में बना पाते हैं, तो जो मेजर इंडस्ट्री, जैसे मैंने मारुति का एग्जांपल दिया, मारुति बोलता है अरे ये तो मेरे से भी सस्ता में ये चीज बना लेता है, तो चलो मैं इसी को ऑर्डर दे देता हूँ, इसी से खरीद लूँ। तो फिर मारुति इन लोगों से खरीद के अपने गाड़ी में उसको फिट करना, ठीक है, and are able to produce these inputs or parts etc. at a very lower cost. Major industries enjoy the benefits of lower input price, adequate and certainty of supplies of specified quality from these ancillary units। और जो मेजर इंडस्ट्री है उनको इनसे ये फायदा मिल जाता है, ठीक है। Thus external economies are available for all firms while internal economies arise only for large firms। तो ये चीज दिमाग में रखना कि जो एक्सटर्नल इकोनॉमी है वो सबको मिलता है, उसका फायदा छोटे बड़े सभी उद्योगों को मिलता है, जबकि जो इंटरनल इकोनॉमीज है उसका फायदा मेनली बड़े फर्म्स को मिलता है, छोटे फर्म्स को नहीं मिलता है। However, external economies have the same effect as internal economies, such as output is increased and the cost of production is lower। तो ultimately internal economies भी क्या करता है, मेरा cost of production को कम करता है, external economies भी वही काम करता है। चलो, तो ये तो हम लोग को समझ में आ गया कि एक्सटर्नल इकोनॉमीज क्या होता है और वो कैसे काम करता है। अब हम लोग समझते हैं कि डिस इकोनॉमीज ऑफ स्केल क्या है, यानी जब हम बिजनेस को बड़ा करते हैं तो मेरे को फायदा मिलता है, पर बड़ा करते 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 कभी बिजनेस इतना बड़ा हो जाता है कि हम उसको अब संभाल नहीं पा रहे। तो जब हम उस बिजनेस को संभाल नहीं पा रहे तो मेरे को डिस इकोनॉमी ऑफ स्केल होने लगता है। तो वो समझते हैं डिस इकोनॉमी क्या होता है। Diseconomies of scale. Like economies of scale, diseconomies of scale may also be of two types. तो जैसे कि economies of scale होता है, diseconomies of scale भी दो टाइप का होता है, internal diseconomy and external diseconomy। तो पहले समझते हैं internal diseconomy क्या होता है and what are the reasons behind it। Internal diseconomies. Internal diseconomies refer to those factors which raise the cost of production of the firm। Very important, इसको एकदम दिमाग में बैठा कि इंटरनल डिसइकोनॉमी क्या होता है। ये वो फैक्टर्स होते हैं जो कि मेरे आउटपुट का कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ा देते हैं। इफ इट्स स्केल ऑफ प्रोडक्शन इज इंक्रीज्ड बियॉन्ड अ पॉइंट। बियॉन्ड अ पॉइंट का मतलब क्या हुआ, उसका ग्राफ थोड़ा यू शेप टाइप का होता है। जब हम बिजनेस को बड़ा कर रहे हैं, बड़ा कर रहे हैं, मेरा कॉस्ट कम हो रहा है, कम हो रहा है, कम हो रहा है, पर जब बिजनेस को हद से ज्यादा बड़ा करने लगेंगे तो धीरे धीरे क्या होगा, डिस इकोनॉमी चालू होगा और मेरा कॉस्ट बढ़ने लगेगा। तो मेरे लिए बेटर क्या है, मैं बिजनेस को इतना ही एक्सपेंड करूं जब तक कि मेरा कॉस्ट घटे। उसके बाद जब डिस इकोनॉमी चालू हो रहा है तो ये वाला फेज में मैं नहीं आना पसंद करूँ, ठीक है। तो मैनेज सॉरी, दिस इंक्लूड द फॉलोइंग। सबसे पहला डिसइकोनॉमी कहां से चालू होता है, मैनेजमेंट एंड
कोऑर्डिनेशन ऑफ डिफरेंट डिपार्टमेंट। अब क्या हुआ, बिजनेस इतना बड़ा हो गया कि उसका मैनेजमेंट अब मेरे मतलब उसका मैनेजमेंट करना मेरे लिए पॉसिबल नहीं है, या फिर जो भी उस कंपनी के मैनेजमेंट है वो उस बिजनेस को अब संभाल नहीं पा रहा है, बिकॉज बिजनेस बहुत ज्यादा बड़ा हो गया। सो मैनेजमेंट एंड कोऑर्डिनेशन ऑफ डिफरेंट डिपार्टमेंट्स बिकम डिफिकल्ट। दिस गिव्स राइज टू रेड टैपिज्म एंड डिले इन डिसीजन मेकिंग। और इतना बड़ा मैनेजमेंट और कोऑर्डिनेशन इतना डिफिकल्ट हो गया है कि उससे क्या होता है, रेड टैपिज्म चालू हो गया, डिसीजन मेकिंग में डिले हो रहा है, इससे परमिशन लो, उसके पास जाओ, वो आज एब्सेंट है, वो आज छुट्टी पे है, तो डिसीजन मेकिंग में बहुत डिले होते जा रहे हैं। दूसरा कारण हो सकता है टेक्निकल डिफिकल्टीज। सो टेक्निकल डिफिकल्टीज इन द ऑपरेशन वुड स्टार्ट इमर्जिंग। धीरे धीरे क्या होगा, ऑपरेशन में टेक्निकल डिफिकल्टीज आना चालू हो जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल, production beyond optimum capacity of a machine would lead to heavy cost of wear and tear। यानी बोलने का मतलब है कि मशीन का कैपेसिटी है दिन में 1000 पीस बनाने का, अब आप उसको एक्सपैंड करते करते क्या कर रहे हो, आप मशीन से जबरदस्ती 1500 यूनिट पर डे का बना रहे हो, वो वर्कर से ओवर टाइम करा रहे हो, रात नाइट शिफ्ट भी काम करा रहे हो, 1500 यूनिट पर डे आप बनवा रहे हो। अब क्या होगा, क्योंकि मशीन का ऑप्टिमम कैपेसिटी से ज्यादा यूटिलाइज कर ले रहे हैं मशीन को, तो मशीन पूरा वियर एंड टियर होगा, और जहां ये वियर एंड टियर हुआ, इट विल बी ए ह्यूज लॉस। तो वहां पर फिर हम लोग का बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा। थर्ड, अ फर्म में हैव टू पे मोर फॉर इंक्रीज्ड सप्लाई ऑफ फैक्टर इनपुट्स। और तीसरा कारण ये हो सकता है कि जब फैक्टर इनपुट्स हम ज्यादा खरीदने लगते हैं, शुरू शुरू में तो सामने वाला जो सप्लायर है वो हमें डिस्काउंट ऑफर करता है कि सर आप मेरे से इतना क्वांटिटी खरीद रहे हैं, चलिए आपको 5% डिस्काउंट, आपको 10% डिस्काउंट। बट हद से ज्यादा जब हम उस सप्लायर पे डिपेंडेंट हो जाते हैं ना, तब वो उस चीज का फायदा उठाने लगता है और हमसे ओवर चार्जिंग करने लगता है। जैसे बेस्ट एग्जांपल अगर हम वर्ल्ड मार्केट में देखें, तो क्रूड ऑयल के ऊपर पूरी दुनिया बहुत ज्यादा डिपेंडेंट है। और क्रूड ऑयल पे डिपेंडेंसी की वजह से क्या हुआ, ये जो मिडिल ईस्ट कंट्रीज है जिनको भगवान का दिया हुआ क्रूड है, वो लोग इसका फायदा उठा रहे हैं। पहले पहले तो हम लोग बोलते थे कि ठीक है आप मेरे से क्रूड खरीदो, हम आपको डिस्काउंट देंगे, आप ज्यादा क्रूड करो, ज्यादा इंडस्ट्री लगाओ, ज्यादा क्रूड ऑयल का खपत करो, हम आपको डिस्काउंट देंगे। अब क्या हुआ, पूरी दुनिया में इंडस्ट्रियलाइजेशन इतना बढ़ गया और उसके लिए इतना ज्यादा क्रूड का रिक्वायरमेंट हो गया, इतने ट्रांसपोर्ट हो गए, सब में पेट्रोल चाहिए जो क्रूड ऑयल से बनता है। अब क्या हुआ, ये लोग उसका फायदा उठाने लगे। अब ये लोग ओवर चार्जिंग करने लगे, पहले डिस्काउंट देते थे, अब ओवर चार्जिंग करने लगे कि हम तो अब इससे कम में $60 में एक बैरल बेचेंगे, तो $65 में बेचेंगे। तो ये सब क्या है, दे आर ट्राइंग टू क्रिएट मोनोपोली, और उसका वो लोग फायदा उठा के फैक्टर इनपुट्स का प्राइस बढ़ा रहे हैं। ठीक है, तो ये हम लोग का डिसइकोनॉमी में आता है। अब आ जाते हैं हम एक्सटर्नल डिसइकोनॉमी। एक्सटर्नल डिसइकोनॉमी क्या होता है? एक्सटर्नल डिसइकोनॉमीज आर द रिजल्ट ऑफ एक्सेसिव ग्रोथ of the entire industry of which the individual firm are the members। यानी ये इंडस्ट्री इतना ज्यादा ग्रो कर गया कि यू आर जस्ट अ वेरी स्मॉल पार्ट ऑफ दिस इंडस्ट्री, और ये इंडस्ट्री इतना बड़ा, इतना ज्यादा ग्रोथ होने के बाद अब इसका डिसएडवांटेज चालू हो गया। क्या डिसएडवांटेज हो सकता है, ये देखो। सबसे पहला डिसएडवांटेज है, when an industry is developed at a particular place, cost of transportation is increased। तो जब हद से ज्यादा वहां इंडस्ट्री डेवलप हो जाएगा, तो वहां पर लोगों का आना जाना बहुत बढ़ जाएगा, बहुत सारे वर्कर्स आना जाना दिन में करेंगे, तो वहां पर कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन धीरे धीरे बढ़ने लगेगा। देयर कैन बी ए शॉर्टेज ऑफ रॉ मटेरियल। इतना बड़ा हो गया इंडस्ट्री कि जिसको फुलफिल करने के लिए हमारे पास रॉ मटेरियल ही नहीं। ठीक है, जैसे मैंने क्रूड ऑयल का एग्जांपल दिया कि रॉ मटेरियल का शॉर्टेज हो जाएगा, जिसके वजह से जो कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल है वो बढ़ने लगेगा। तीसरा, द लोकलाइजेशन ऑफ एन इंडस्ट्री इन अ पर्टिकुलर रीजन और एरिया pollutes the environment
which in turn act as a health hazard for the laborers. तो जो लोकलाइजेशन होगा जब इंडस्ट्री में जब लोकलाइजेशन होगा तो वहां पर क्या होगा, वहां का एरिया पॉल्यूट होने लगेगा। तो पॉल्यूट होने की वजह से क्या होगा, लेबर्स लोग को हेल्थ का प्रॉब्लम होना चालू होने लगेगा। नेक्स्ट क्या है, एज एन इंडस्ट्री एक्सपैंड, जैसे जैसे इंडस्ट्री एक्सपैंड करता है देयर विल बी कंपटीशन अमंग इट्स मेंबर फर्म्स फॉर द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। तो क्या होगा, जो इंडस्ट्री के जो मेंबर्स हैं वो लोग के बीच में आपस में कंपटीशन चालू हो जाएगा बिकॉज ऑफ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। जैसे लैंड कम पड़ेगा तो ये लोग क्या लैंड महंगा में खरीदने लगेंगे, लैंड इतना ही है तो बहुत सारे प्लेयर आ गए, तो ये बोल रहा है हम इतना में खरीदेंगे, ये बोल रहा हम उससे बेसी पैसा देंगे, तो वहाँ कंपटीशन चालू हो जाएगा। जो स्किल्ड स्टाफ मेंबर्स है, जो स्किल्ड लेबर जिसको बोलते हैं, वो लोग को बहुत हाई पे मिलने लगेगा क्योंकि ये सबको वो आदमी चाहिए, तो वो आदमी सही चीज सबको चाहिए तो फिर पैसा बेसी दो। As a consequence, their price would go up. Hence, the expansion and growth of an industry leads to rise in cost of production. तो उससे क्या होगा, ये एक्सपेंशन और ग्रोथ की वजह से अल्टीमेटली क्या होगा, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन पे बढ़ने लगेगा। So difference between शॉर्ट रन एंड लॉन्ग रन कॉस्ट। अब ये शॉर्ट रन कॉस्ट और लॉन्ग रन कॉस्ट का डिफरेंस वैसे तो हम पूरा पढ़ चुके हैं डिटेल में, एक बार रिवीजन के तौर पे दोबारा पढ़ लेते हैं। शॉर्ट रन कंसिस्ट ऑफ बोथ फिक्स्ड फैक्टर्स एज वेल एज वेरिएबल फैक्टर्स। लॉन्ग रन कॉस्ट रिफर टू वेरिएबल कॉस्ट ओनली। शॉर्ट रन कॉस्ट कर्व्स आर यू शेप्ड बिकॉज ऑफ ऑपरेशन ऑफ लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन। ये याद रखना, शॉर्ट रन का जो कॉस्ट है वो यू शेप क्यों है, because of law of variable proportion। लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट और लॉन्ग रन मार्जिनल कॉस्ट जो है वो भी यू शेप है, पर कारण क्या है, बिकॉज ऑफ ऑपरेशंस ऑफ लॉज ऑफ रिटर्न्स टू स्केल। तो यहाँ पर काम करता है लॉज ऑफ रिटर्न्स टू स्केल और शॉर्ट रन में काम करता है लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन। और शेप क्या है, दोनों ही यू शेप। द एसएससी कर्व इज अ प्लांट कर्व as it corresponds to a plant size। बोल रहा है जो शॉर्ट रन एवरेज कॉस्ट कर्व है वो एक पर्टिकुलर प्लांट साइज पे काम करता है, इसलिए हम उसे प्लांट कर्व बोलते हैं। पर जो लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट कर्व है इट इज एन एनवेलप कर्व, वो इंडिविजुअली अपने आप नहीं बनता है, इट इज एन एनवेलप ऑफ मेनी शॉर्ट रन एवरेज कॉस्ट कर्व। तो हम लोग देखे थे ना, ऐसे बहुत सारा शॉर्ट रन एवरेज कॉस्ट कर्व था, उसको एनवेलप करके ऐसे करके लॉन्ग रन बना। तो लॉन्ग रन का अपना कोई कर्व नहीं होता है, वो शॉर्ट रन को एनवेलप करके बनता है। फिर द मिनिमम पॉइंट ऑफ एसएससी इंडिकेट्स द ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ पर्टिकुलर प्लांट साइज। तो जहां पर शॉर्ट रन एवरेज कॉस्ट का जो मिनिमम पॉइंट आता है, मान लो ये शॉर्ट रन एवरेज कॉस्ट है, तो इसका ये जो मिनिमम पॉइंट है ये मेरा ऑप्टिमम पॉइंट है, ये मेरे को बताता है कि पर्टिकुलर प्लांट साइज में मेरे को कितना यूनिट प्रोड्यूस करना चाहिए, विच इज मोस्ट बेनिफिशियल, मेरे को कितना यूनिट प्रोड्यूस करना। फिर मान लो यहाँ से एक दूसरा प्लांट साइज निकला तो यहाँ पर मिनिमम हो गया, तो यहाँ पर कितना यूनिट मेरे को बनाना चाहिए। तो ये सारा चीज हम लोग को शॉर्ट रन एवरेज कॉस्ट कर्व से पता चलता है। मिनिमम पॉइंट ऑफ एलएसी कर्व इंडिकेट्स द ऑप्टिमम प्लांट साइज अमंग द वेरियस साइज। तो मेरे पास बहुत सारा फैक्ट्रीज है, बहुत सारा अलग अलग प्लांट साइज है, उसमें सबसे ऑप्टिमम पॉइंट कौन सा है, ऑप्टिमम लेवल कौन सा है, ये हम लोगों को कहां से पता चलता है, लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट कर्व से पता। ठीक है, तो ये एकदम क्लियर हो गया। तो हम लोग का कॉस्ट का पोर्शन, यानी ये जो चैप्टर 8 इज कॉस्ट एंड रेवेन्यू, तो कॉस्ट वाला जो पार्ट है ये हम लोग का पूरा कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट सेशन में जब हम आएंगे तो हम स्टार्ट करेंगे द कंसेप्ट ऑफ रेवेन्यू, एंड दिस इज नॉट वेरी बिग। कॉस्ट वाला जो था वो सबसे बड़ा टॉपिक था, रेवेन्यू थोड़ा उससे छोटा है। तो हम लोग नेक्स्ट सेशन में चालू करेंगे, तब तक के लिए बाय बाय, मिलते हैं हमारे नेक्स्ट सेशन में।